हेलो गाइस, आज हम देखेंगे इलास्टिक EC2 के बारे में पढ़ेंगे और फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज कि एक्चुअली व्हाट इज EC2 इंस्टेंस एंड व्हाट इज द फाइल सिस्टम। एक्चुअली मेरा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट इज EFS को हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे। EFS मीन्स इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो मैंने ऑलरेडी डेप्थ नॉलेज दे चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम देखेंगे EC2 के बारे में कि व्हाट इज EC2 क्या है, और आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे। व्हाट इज ए ग्लोबल AWS रीजन की बात करूँ तो AWS का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको पता चलेगा कि AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कहाँ कहाँ इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 एबिलिटी जोन है उसके, विदिन 38 जियोग्राफिकल रीजन है। और अभी सुन टू भी अभी 10 मोर आने वाले हैं। AWS ने भी जस्ट अनाउंस किया है कि और 10 मोर आएगा और 3 मोर एबिलिटीज रीजन में आएंगे उसके, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, चिली है, और कोई यूरोपियन कंट्री में भी AWS सर्विसेज डिप्लॉय होने वाली है। और यहाँ पे नॉर्थ वर्जन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ वर्जन में AWS की सर्विसेज कहाँ कहाँ है। कनाडा में है, कनाडा वेस्ट में है, मैक्सिको में है, यूएस वेस्ट में है, यूएस ईस्ट में है, ओहियो बोलते हैं, यूएस ईस्ट ओहियो, यूएस वेस्ट ओरेगन। तो इससे यहाँ पे ये दिस इज नॉर्थ वर्जीनिया। यहाँ पे यूएस के अंदर यूपी सर्विसेज यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है एवरेज की। इस रीजन है उसके डेटा सेंटर है, ऑफिशियल डेटा सेंटर है। और आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो ग्लोब में कि जो स्टार वाले जो है, ये वाले जो है, ये यहाँ पे AWS के डेटा सेंटर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ AWS। देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग रीजन के अंदर AWS सर्विसेज को, डेटा सेंटर को। तो ये अपना इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो इंडिया के मैप में मुंबई और हैदराबाद में AWS सर्विसेज अवेलेबल, सॉरी डेटा सेंटर अवेलेबल है। पाएंगे कि साउथ अमेरिका में डेटा सेंटर यहाँ पे और 2 आने वाले हैं, परसमेंट स्टार पे आएगी। एज लोकेशन है उसके करीबन 7 एज लोकेशन है, और कैचर लोकेशन है ये अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है, पेरू में है। यहाँ पे इसके विषय से आप देख सकते हो अलग अलग डिफरेंट लोकेशन। यूरोप लोकेशन की बात करूँ तो इतने सारे उसके एज सेंटर भी है, प्लस जियोग्राफिकल रीजन भी है उसके, 9 रीजन से टोटल। तो इस रीजन के अंदर इतने सारे डेटा सेंटर, करीबन 3 एबिलिटी जोन, 3 एबिलिटी जोन, 3 एबिलिटी जोन, दिस कॉल्ड एज अ डेटा सेंटर। यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि AWS एबिलिटी डेटा सेंटर कब भी लॉन्च हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मिडल लिस्ट में आप देख सकते हो। जो भी आपको एज पर यूज केस आप उसको अवेलेबल अपने रीजन के अकॉर्डिंगली इसको AWS सर्विसेज को इसको रीजन के आप। पर एशिया पैसिफिक में बात करूँ तो आप यहाँ पे मुंबई में भी आ सकते हैं। एशिया पैसिफिक मलेशिया है, ओसाका है, सियोल है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो ऐसे बेसिकली ये अपने वर्ल्ड में 120 एबिलिटीज हैं, टोटल 38 ग्राफिकल रीजन है। और आपको और मोर एक्सप्लोर करना है यहाँ पे तो एक रीजनल है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके अलग अलग यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लो कि आपको ये रीजन में आपको कौन सी सर्विसेज यूज करने को मिलेगी। यहाँ पे पूरे के पूरा आपको यहाँ पे ऑलरेडी सब लिस्ट है, जो आप देख सकते हो AWS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। जो भी आपको चाहे, जो भी आपको रीजन यूज करो तो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा सेंटर। अगर मैं बात करूँ तो एशिया पैसिफिक मुंबई की, तो मुंबई के अंदर आपको जो सर्विस ऑफर की है AWS ने, और पूरे आप पे दिखाएंगे कि एक्चुअली कौन सी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगी इस सीजन। ये पूरे के पूरा रीजन के ऊपर था। अगर आपको प्राइसिंग के लिए बारे में देखना है तो आपको यहाँ पे
कौन से सर्विसेज पे आपको यहाँ पे ऑफर मिला क्या है, तो पूरा आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फ्री टायर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको जितने भी ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड की है, अगर कौन से ऑफर है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ऑलवेज जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की आपको ऑलवेज फ्री मिलेगी और 12 मंथ्स के लिए आपको फ्री मिलेगी। और ये जो एलिजिबल क्राइटेरिया है AWS का, तो नए कस्टमर है उसके लिए अवेलेबल है ये। फ्री टायर के अंदर आपको क्या क्या आपको ऑलरेडी $200 का क्रेडिट मिलता है, ये आप AWS से कंप्लीट कर। और आपको फ्री कौन से सर्विसेज मिलेगी, EC2, S3, RDS, डायनामो DB चार्जेबल है बट इसको फ्री टायर क्यों ऐसे किया बंदी। बाद में लैम्बडा भी है, लैम्बडा भी आप यूज़ कर सकते हो। सेज मेकर AI के रिलेटेड आपको कुछ डिप्लॉय करना है उसके लिए भी सेज मेकर AI के लिए है। बेडरॉक, अरोरा DX के लिए भी आपको यहाँ पे फ्री यूज कर सकते हैं। इलास्टिक कैचे, मतलब ऐसे डिफरेंट सर्विसेज आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा फिल्टर करता हूँ सर्विसेज वाला प्लान टाइप। फ्री प्लान में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इतनी सर्विसेज आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी फ्री टायर प्लान में। फुल टावर इतनी सारी सर्विसेज आपको यहाँ फ्री, ये दिस इज कॉल्ड अ परमानेंट फ्री। बट कोई कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जैसे कि तो अगर डायनामो DB यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके अलग से चार्जेस है। अगर आपको कोई स्केलेबल करोगे इस पर उसके आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लैम्बडा सर्विस ट्रिगर आपको कॉमन चलानी है तो उसके आप सकते हैं। S3 5 GB आपको डिफरेंट मिलेगा, तो 5 GB के लिए आपको क्योंकि अगर 5 GB के ऊपर हो गया तो आप उसको कुछ चार्जेस पे करने जो देख सकते हैं। पैसे की बात करूँ देख सकते हो 50 TB चार्जेस है, 450 आपको 50 TB से। तो यहाँ पे आप पूरे अगर आप इसके अलग अलग क्लास यूज़ कर रहे हो तो इसके अलग से चार्जेस है। उसके स्टैंडर्ड एक्सप्रेस जोन आई तो आप उसके अलग अलग इस तरह से आप उसके परमानेंट सर्विस को यूज़ कर सकते हो जैसे फ्री टायर के अंदर। इसी प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज के प्राइसिंग के बारे में जाएंगे। तो ऑन डिमांड के ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। इसके अंदर कैपेसिटी आपको रिजर्वेशन कैसे आपको लेना है, क्या करना है उसको पूरी डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ फ्री टायर में ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं। ये Amazon EC2 के कमिटमेंट अपने आप सकते हैं। माइक्रो सिस्टम भी इसके अवेलेबल होते हैं, तो इसके एप्लीकेशन के बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए आपको यूज कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह कुछ करना है माइक्रो सर्विसेज आप उस पर यूज कर सकते हैं। यूज केस ऑलरेडी आप देख सकते हो सर्विस के कुछ स्मॉल एप्लीकेशन चलाने अवेलेबल सिक्योर है। इस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है कि अमेज़न इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज करता है जो जैसे कि इसमें रीजन भी है और एलिटी जोन भी है, जो एक साथ में डिजाइनिंग मतलब कॉन्सेप्ट है जो अगर एबिलिटी और हाईली एबिलिटी को प्रोवाइड करता है अपने
एप्लीकेशंस को। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि एक AWS का रीजन है, इसके अंदर 3 एलईडी जोन है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल एलईडी जोन 1 में अगर कुछ इशू हुआ तो पीछे वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन 2 है, जो पूरा जो भी क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी आपका फॉल्ट टॉलरेंस है, जो भी इसके हिसाब से AWS ने किस तरह से डिज़ाइन किया है कि जोन को एक दूसरे से हाईली स्केलेबल बना दिया है। जैसे कि कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन चल नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी जोन 2 में चला जाएगा और एप्लीकेशन ऑलरेडी जोन 3 में चला जाएगा। तो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे AWS ने एक सेपरेट जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज कर सकते हैं। और अलग अलग लोकेशंस पे जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया है, मुंबई है, हैदराबाद है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट रीजन के वहाँ पे अलग 3 डेटा सेंटर है। ये नथिंग बट द डेटा सेंटर है, और ये अलग अलग डेटा सेंटर के अंदर अलग अलग रीजन में एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय कर सकते हैं और हाईली अवेलेबिलिटी होता है, हाईली स्केलेबल होता है। और ये हाईली एप्लीकेशंस को हम एक बोल सकते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है। तो विच टाइप ऑफ वी कैन से लाइक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ US ईस्ट 1 है, नॉर्थ वर्जीनिया है, US वेस्ट 2 है, तो यहाँ पे अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग अपनी सर्विसेज को, और सबसे इजीली क्या है कि हम एप्लीकेशंस को बहुत मतलब क्विकली एक्सेस कर पा रहे हैं अपने EC2 इंस्टेंस को और अपने एप्लीकेशंस को। तो ये था रीजन के ऊपर। दूसरा है अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन नथिंग बट हम लोग बोल सकते हैं कि एक लो लेटेंसी है और सबसे हाईली परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है AWS, और हाईली थ्रूपुट कनेक्शंस बैंडविड्थ है उनके पास, AWS के पास अवेलेबिलिटी जोन में डेटा सेंटर्स में, जो अपने को एप्लीकेशंस को एवरी टाइम लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। और एलईडी जोन की दूसरी बात करूँ तो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, राइट। जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया था कि एलईडी जोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कुछ भी अगर एलईडी जोन में जोन्स में कुछ भी फेलियर का चांसेस है तो ये एक दूसरे से एवरी टाइम कनेक्ट होते हैं और कभी भी एप्लीकेशंस को डाउन होने देते हैं। मतलब उसका जो अप टाइम है 99.999% अप टाइम, ठीक है। टिपिकली हम बात करें तो यहाँ पे रीजन में तो एटलीस्ट हर डेटा सेंटर में 2 एलईडी जोन, 2 और मोर एलईडी जोन अवेलेबल होता है। तो ये था एलईडी जोन और रीजन के बारे में था। और हम पढ़ेंगे EC2 इंस्टेंस के बारे में। तो व्हाट इज EC2 इंस्टेंस? इट इज नथिंग बट एक AWS अपने को एक ऑफर करता है एक स्मॉल मशीन, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूट कैपेसिटी जो क्लाउड के प्रोवाइड कर सकता है और इजीली मैनेजेबल भी है, इजीली लॉन्च भी है। और हम उसको बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल सर्वर भी बोल सकते हैं हम उसको, कि एक मतलब उसको इंस्टेंस बोल सकते हैं एज पर द टेक्निकल लैंग्वेज AWS में। तो ये एक बेसिकली एक डेटा सेंटर के अभी कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी नया हम लोग को सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है, नया सर्वर लेना है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, कितना GB रैम चाहिए, कितना GB हार्ड डिस्क चाहिए, कितना GB वगैरह में, मतलब बहुत सारा चीज़ें इसके पे अपना टाइम वेस्ट होता है कि इसका कॉस्ट क्या होगा, मुझे इजीली कहाँ पे भी अवेलेबल होगा, राइट, इजीली मुझे कभी सर्वर डिलीवर होगा। तो दिस कॉल्ड इज द बैकएंड प्रोसेस। यहाँ पे AWS बहुत सिंपल है। AWS लॉगिन करो, EC2 इंस्टेंस पे जाओ, अपने हिसाब से कंप्यूट को कैपेसिटी को चेंज करो, जो भी अपने हिसाब से अपने को कैपेसिटी चाहिए, जैसे कि T2 माइक्रो, T3 माइक्रो, अपने हिसाब से OS चेंज करो, ठीक है, और एक सर्वर क्रिएट करो। दिस कॉल्ड इज EC2 इंस्टेंस। तो एक्चुअली हम लोग उसको डेफिनेशन अगर प्रॉपरली डेफिनेशन दे तो स्क्रीन पर है कि हम उसको बोल सकते हैं कि Amazon EC2 is a cloud computing service provided by AWS
डेट ऑफ ए रिसेलेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि एक अपने हिसाब से कोई भी कंप्यूटर साइज लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को पीसी खरीदना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेसिकली हम मार्केट में जाएंगे, सर्च रिसर्च करेंगे, भाई मुझे ये गेमिंग पीसी है, मुझे ये प्रोसेसर चाहिए, ये रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, ये ग्राफिक कार्ड चाहिए, ये इस टाइप का मुझे, दिस लाइक कॉल्ड एज अ हार्डवेयर लाइक। तो इसी टू इंस्टेंट एग्जैक्टली वही काम करता है जो हम एज अपने लिए जो पर्सनल कंप्यूटर परचेस करते लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे हम उसको बहुत अच्छे से अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम लोग उसको बढ़ा भी सकते हैं, हम उसको वर्कलोड को कम भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, जो उसको हम बोल सकते हैं वर्कलोड। ठीक है, जो ये वर्कलोड का कैपेसिटी का जो एडजस्टमेंट का काम है वो ऑटो स्केलिंग करता है। और इसके पीछे रिसोर्स है, जैसे कि स्टोरेज हो गया, कंप्यूट हो गया, कंप्यूट एंड EC2 नेटवर्किंग हो गया, वो ऑटोमेटिकली जब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हॉटस्टार। ठीक है, हम क्रिकेट लाइव में से देखते होंगे, तो हॉटस्टार में जब भी अभी फॉर एग्जांपल कि मैच स्टार्ट होने वाला है 7 बजे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, 6:30 बजे हम अपना हॉटस्टार स्टार्ट करते हैं। तभी भी अप्रॉक्सीमेट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो कभी अप्रॉक्सीमेट समझो कि कुछ 10 लाख ट्रैफिक आया हॉटस्टार के सर्वर पे। ओके, तो जैसे मैच लाइव होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो जो 10 लाख का 1 करोड़ हो जाता है, और वो दिस कॉल्ड एज अ इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको। और हम लोग उसको ऑटोमेटिकली चेंज भी कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग से थ्रू। मैंने ऑलरेडी ऑटो स्केलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी मैंने क्लाउड क्वेस्ट के वीडियो में मैंने ऑटो स्केलिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वो वीडियो में देख सकते हो। और उसको हम उसको ऑटोमेटिकली स्केल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली डाउन भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्रिकेट का लाइव मैच चल रहा है और समझो कि मैच खत्म हो जा रहा है, तो धीरे धीरे यूज़र ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं और अपना जो मशीन है ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑटो स्केलिंग मेथड। और यहाँ पे हम जितना यूज करेंगे अपने को इतना ही पे करना है। जैसे यहाँ पे सर्विसेज में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक लोड बैलेंसर है, एक RDS है, Amazon S3 के ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियोस क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हो। मेरे S3 पे पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है कि Amazon S3 क्या होता है। हम उसका आगे थियरीज भी पढ़ेंगे, वापस एक उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो ये था इलास्टिसिटी। अभी इलास्टिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम अगर देखते हैं तो ये वाला पार्ट है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है। मतलब एक आपके पास एप्लीकेशन है जो ये यूजर्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूजर्स यहाँ पे अपनी वेबसाइट चला रहे हैं बट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसके पास कोई भी एक ऑटो स्केलिंग या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइक अ बेसिक सर्वर। ओके, जैसे कि अपना एक डेटा सेंटर सर्वर हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको एक सिंगल यूजर हो जाता है, मतलब टाइप ऑफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अगर हम उसको बैकएंड में अगर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो अगर कितना भी यूजर हो, तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि अगर मेरे पास ट्रैफिक ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका लोड इंक्रीज कर देगा हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग। ठीक है, और डिक्रीज क्या करेगा, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक कम हो गया, यूजर्स कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्केल डाउन कर देगा। तो ये था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और विद इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, कभी अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन भी कर देते हैं कि मुझे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और विद इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे ये आंसर देना है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एज ए स्टैंडअलोन सर्वर। ओके, तो स्टैंडअलोन सर्वर पे हम उतना भी ट्रैफिक मतलब ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 10 यूज़र भी उसके पास आएंगे तो बेसिकली वो सिस्टम या सर्वर हैंग होना स्टार्ट कर देगा। अगर हम उसको बैकएंड में लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो ये हम लोग कितना भी इसको अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने यूज केस के हिसाब से उसको हम ट्रैफिक को इंक्रीज भी कर सकते हैं और ट्रैफिक को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है,
और EC2 इंस्टेंस का कंपोनेंट्स क्या है? तो EC2 इंस्टेंस के टोटल 6 कंपोनेंट्स है। पहले तो इंस्टेंस, खुद इंस्टेंस हो गया, उसके अंदर हम अपने कस्टमाइजेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी AWS ने अपने को जो OS दिया उसके हिसाब से हम अपने रन कर सकते हैं। अमेजन मशीन इमेज, व्हाट इज मशीन इमेज? मशीन इमेज नथिंग बट एक टेम्पलेट्स होता है जो उसमें उस टेम्पलेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जब भी उसको EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मशीन AMI सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। EBS क्या होता है? एक्चुअली EBS जब भी हम लोग इंस्टेंस के साथ क्रिएट करते हैं, दिस इज अ टेम्पररी, ओके। तो टेम्पररी एक अपने को EBS क्रिएट होता है बैकएंड में रन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो बैकएंड में ओपन सिस्टम रन करने के लिए एक EBS टेम्पररी, जैसे कि हम लोग अभी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पे बैकएंड में 8 GB, हम लोग उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो 8 GB जिस कॉल्ड एज अ टेम्पररी EBS, ओके। जब भी अगर इसमें एक्चुअली हम लोग EBS या पूरा इंस्टेंस को भी अगर डिलीट भी कर देंगे तो EBS वॉल्यूम भी डिलीट साथ में हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी, ओके। और इस इंस्टेंस टाइप भी देखेंगे हम लोग आगे, इंस्टेंस टाइप क्या है और क्या कौन से यूज केस पे कौन से इंस्टेंस यूज करना हम लोग आगे देखेंगे। की पैड्स, दिस इज कॉल्ड एज सिक्योर एक्सेस। सिक्योर एक्सेस जैसे कि अपने कोई भी सर्वर को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड लगता है क्रेडेंशियल, मतलब सर्वर को लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे की पैड्स है, यहाँ पे 2 फॉर्मेट है उसके, .pan और .ppk, ठीक है। अपने यूज केस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफली .ppk जो फाइल है हम उसको अपने पुट्टी से, जो अपना एप्लीकेशन है पुट्टी से भी हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। और मोबाइल एक्स्ट्रा में या बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे थ्रू हम लोग उसको .ppk फाइल यूज कर पाएंगे। और 6 है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर नथिंग बट ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, और जो भी एप्लीकेशन को जो उसकी क्या बोल सकते परफॉर्मेंस वाइज एप्लीकेशंस को अच्छे से इम्प्रूव करेगा, अपने एबिलिटी देगा, जिस कॉल्ड एज ELB। इंस्टेंस टाइप यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज है और आइसोलेटेड कंप्यूटिंग है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटिंग फर्स्ट जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन को जो क्या बोलते हैं बेसिक इन्वायरमेंट के लिए रखा हुआ है कि अगर जो भी आपको कोई बेसिक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है हो गया या, तो उसके लिए आप कंप्यूटर ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकते हो। मेमोरी ऑप्टिमाइज बेसिकली यूज़ ऑफ द जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज़ होती है उसके लिए हम इसको मेमोरी ऑप्टिमाइज के लिए हम ये वाला इंस्टेंस यूज़ करते हैं। स्टोरेज के लिए जो जिसके पास ज़्यादा डेटा है, जैसे कि बहुत सारे वर्कलोड है इसके पास, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था DynamoDB, डिफ टाइप ऑफ स्टोरेज। तो मतलब ऐसे टाइप के जो हाई एबिलिटी डेटाबेस है या डेटा आता है उसके पास, तो उसके लिए स्टोरेज ऑप्टिमाइज अच्छा है। एस्लेटर ओनली फॉर द गेमिंग पर्पस, या कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करना है जिससे आपके इंस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इंस्टेंस टाइप, ओके। और यहाँ पे भी उसके कुछ परचेसिंग ऑप्शन है जो ऑन डिमांड है, स्पॉट इंस्टेंस है, रिजर्व इंस्टेंस है और डेडिकेटेड इंस्टेंस है। अभी ऑन डिमांड बेसिकली क्या होता है कि जब भी अपने को EC2 इंस्टेंस चाहिए या उसको पहले तो यहाँ पे बहुत कॉस्ट ज़्यादा होता है उसका, हम उसको बेसिकली पर पे करते हैं इसको पर सेकंड का, और यहाँ पे कोई अपफ्रंट नहीं होता है, कोई अपफ्रंट एग्रीमेंट नहीं होता है ऑन डिमांड का। सेकेंडली स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस यानी क्या होता है, जैसे कि आपने होस्टर का मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें इंस्टेंस लगते हैं, बेसिकली बहुत सारे ट्रैफिक इंक्रीज हो जाते हैं या उसको रोज़ वहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस लगता है। तो ये था स्पॉट इंस्टेंस के बारे में। रिजर्व मतलब ये रिजर्व इंस्टेंस क्या होता है कि बेसिकली ये
डिस्काउंट ऑफर में मिलता है रिजर्व इंस्टेंस, और 1 और 3 ईयर्स के लिए उसको कमिटमेंट देना होता है कि भाई ये इंस्टेंस मेरा 1 से 3 साल में चलाऊंगा। डेडिकेटेड इंस्टेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा एक रिसोर्स है आपके पास और उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड सिस्टम ये बंदी के लिए ही है, तो दिस टाइप ऑफ डेडिकेटेड इंस्टेंस कि यही बंदा ये एप्लीकेशन के लिए यूज करेगा। ठीक है, दिस कॉल्ड एज इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शन। हैंड्स ऑन करेंगे बाद में। ये हैंड्स ऑन समरी है, हम लोग इसको हैंड्स ऑन भी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज ईबीएस? ईबीएस नथिंग बट जैसे कि मैंने बताया कि एक EC2 इंस्टेंस के साथ में एक टेम्पररी स्टोरेज मिलता है, और तो जस्ट फॉर द टेम्पररी जो उसको ओएस रन के लिए चलता है। बट यहाँ पे ईबीएस का और एक काम है, और यहाँ पे इसका और एक काम है क्या है कि इसको जो लो लेटेंसी रिलाई उसको इजीली अटैच भी करता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस इसको बात करूँ तो उसको हम बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं। अलग अलग जो भी स्मॉल वर्क्स है, जैसे कि कोई स्मॉल डेटा आपको कॉपी करना है या कहीं पे कुछ आपको ट्रांसफ़र करना है, तो ये ईबीएस वॉल्यूम इसके लिए परफेक्ट है। दिस इज नॉट ए नेटवर्क, मतलब ये ईबीएस वॉल्यूम ओनली सिर्फ और सिर्फ बेसिक वर्क करने के लिए ही ये आप ईबीएस वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क है, वैसा ही आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और उसके स्नैपशॉट भी लेते हैं, इंक्लूडिंग स्नैपशॉट बैकअप भी इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इंक्रिप्शन लेवल भी हम लोग कर सकते हैं इस ईबीएस वॉल्यूम में। अब ईबीएस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है? ईबीएस वॉल्यूम जब भी हम उसको अटैच करते हैं तो बेसिकली वो डेटा जो रहता है ब्लॉक लेवल स्टोरेज को बोल सकते हैं, अनफॉर्मेट होता है, रॉ डेटा होता है उसके पास। और जैसे कि इसको ईबीएस वॉल्यूम जैसे हम लोग इसको क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली वो रेप्लिकेट हो जाता है। कोई भी अगर EC2 इंस्टेंस में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे इसको जो भी हम लोग उसको टास्क देंगे भाई ये इस वॉल्यूम यहाँ पे कनेक्ट करना है, EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट करना है, तो EC2 इंस्टेंस में वहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा। थ्रूपुट की बात करें तो बेसिकली ये जो थ्रूपुट है डिपेंड्स को यूज केस पे होता है यहाँ पे, और ये IOPS पे वर्क करता है। तो किसी का GP1, GP2, GP3 डिपेंड्स के इसको कैसा EBS वॉल्यूम चाहिए इस पर द यूज केस। तो ये था EBS वॉल्यूम के ऊपर। और इसके कितने वॉल्यूम्स जैसे कि मैंने बताया था कि GP2 जनरल पर्पस SSD, IO1 प्रोड्यूसिंग SSD, S1 थ्रूपुट ऑप्टिमाइज और S3 कोल्ड स्टोरेज। तो ये थे EBS वॉल्यूम के वॉल्यूम टाइम, इसको हम हैंड्स ऑन भी करेंगे। और जो IOPS वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको वो उस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि थ्रूपुट किस तरह से हम लोग को चॉइस करना होता है कि IOPS व्हाट इज IOPS, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट पर सेकेंड डिपेंड्स के बेसिकली ये जो IOPS है मिनिमम आप डिपेंड्स कि आपको IOPS क्या चॉइस करना है, इसके हिसाब से वो ऑपरेशन करता है। वो इस कॉल्ड एज IOPS। हैंड्स-ऑन भी करेंगे उसके। हाँ, EBS वॉल्यूम मल्टी अटैच। ठीक है, EBS को हम मल्टी अटैच भी कर सकते हैं विद इन द सेम एलईडी जोन। बट एक चीज़ है यहाँ पे कि आप ये वाले पे आप कर सकते हो, GP3 पे आप नहीं कर सकते मल्टी अटैच। अब GP2 पे आप क्या बोलते हैं EBS मल्टी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी अटैच के लिए आप अगर मैं यहाँ पे EBS वॉल्यूम टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप के उसके वॉल्यूम्स है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव वॉल्यूम है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव को जो IOPS बेस पे चलता है, तो आप उसके कैलकुलेशंस देख सकते हैं। यहाँ पे EBS किस तरह से कैलकुलेट करता है वो क्या है, तो यहाँ पे इसके यूज केसेस देख सकते हैं। GP3 व्हाट इज इट, उसके बैटर आपको यहाँ पे पूरे के पूरे उसके बारे में बताया हुआ है कि GP3 बेस्ट है या GP बेस्ट है ट्रांजेक्शन के लिए, जो डेस्कटॉप के लिए लेटेंसी है
चाहे सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस के लिए है। बेसिकली SSD वॉल्यूम के कंपेयर करूँ विथ EBS प्रोविजन IOPS, तो यहाँ पे आपको बेस्ट है IOPS SSD वॉल्यूम। अगर कंसिस्टेंटली मिली सेकेंडली डेटा आपको कलेक्ट करना है या मोर देन आपके पास IOPS 80,000 है, तो आप ये यूज केस यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं एक्सप्रेस IO कर सकते हैं। अगर 16,000 IOPS को करना है तो फिर आप बेटर है साइज के, आपको अगर PS वॉल्यूम में आपको क्या साइज के लिए क्या कौन GID सुपर GID के लिए क्या एक्सेंट क्या है, उसके IOPS क्या है, इसके पूरे के पूरा ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। HDD क्या है, HD1 SC1 किसकी ज़्यादा ड्यूरेटी अच्छी है, मैक्सिमम सबकी ड्यूरेटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे ड्यूरेटी की बात करें तो SC1 इज सुटेबल बिकॉज 99.9%। तो अगर SD1 की बात करें तो बिग डेटा वेयर हाउस है, उसके पूरे यूज केसेस देखने को मिलेंगे कि कौन से सूटेबल, इस पर चॉइस आप उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टी अटैच सपोर्टेड नहीं है, इसको यहाँ पे इसके कुछ डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है कि ये अगर आपको मल्टी अटैच करना है तो आप ये यूज केस नहीं ले सकते, इसके लिए अपने को मल्टी अटैच वाला फीचर्स है वही यूज करना है, GP2। ओके, GP2 में आप इसको वॉल्यूम क्या हो दे दूंगा, GP2 वॉल्यूम परफॉर्मेंस क्या है उसके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 IOPS पर GB वॉल्यूम साइज होता है, तो इसके बेस पे आपको यहाँ पे IOPS के बेस पे आप वॉल्यूम साइज उसने यहाँ पे पूरे का पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है। अगर आपको 3 आवर्स पर GB काउंट है, अगर आपके पास 3 × 5334 GB आपको लेना है तो आपको 16,000 IOPS बेस पर का कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, और इस बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बेसलाइन परफॉर्मेंस है जो उसके हिसाब से 750 GB इसके बेस पे आप सिलेक्शन का ये कैलकुलेशन है, आप इसी बेस पे आप बेस वॉल्यूम से आपको एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपको सेम एलईडी जोन में होना चाहिए, और बेसिकली ये जो सिंगल वॉल्यूम है मतलब EBS वॉल्यूम, उसको अलग अलग 2 इंस्टेंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये और जो भी इसके जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन फाइल हो गया, शेयर एप्लीकेशंस डेटा हो गया, हम एक उसको जब भी हम लोग चाहे तो इसको हम उसको एक्सेस दे सकते हैं अक्रॉस द रीजन पे। अगर ये हो गया एक यूज केस है विदाउट मल्टी अटैच और विथ मल्टी अटैच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 2 EBS वॉल्यूम है, 2 डिफरेंट इंस्टेंस पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक ही EBS है जो डिफरेंट इंस्टेंस पे कनेक्ट है विद इन सेम एलईडी जोन। तो ये था मल्टी अटैच के ऊपर। अभी स्नैपशॉट के बारे में बात करेंगे। स्नैपशॉट जैसे कि इसके EBS वॉल्यूम के भी हम लोग स्नैपशॉट पे ले सकते हैं, बट ये चार्जेबल बेसिस होता है। जब भी हम EBS वॉल्यूम को अगर हम किसी को अगर फॉर एग्जांपल कि हम लोग ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपने इंस्टेंस पे किया, अगर इसको हम लोग को सेम एज इट इज कोई दूसरे सर्वर पे चाहिए, सेम एज इट इज हमको यही रेप्लिका मुझे डिफरेंट रीजन में चाहिए या कोई दूसरे एबिलिटी जोन में चाहिए, तो ये EBS स्नैपशॉट वहाँ पे क्रूशियल रोल निभाता है। वहाँ पे इसका क्रूशियल रोल है
कि एज इट इज़ जो भी आपने एप्लीकेशंस को जो डिप्लॉय किया है एग्जैक्टली रेप्लिका आपको कोई दूसरे एबिलिटी जोन में भी दे सकता है। दिस कॉल्ड इज द, जैसे बताया कि वॉल्यूम क्लोनिंग बहुत अच्छा फीचर्स है उसके अंदर। इंक्रीमेंटल बैकअप भी इसका अच्छा है। बैकअप सॉल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट eBay स्नैपशॉट है। हैंड्स ऑन भी करेंगे उसका, नेक्स्ट वीडियो में हैंड्स ऑन भी करेंगे। अभी बात आ रही है व्हाट इज मशीन इमेज। मशीन इमेज नथिंग बट लाइक जैसे कि हम लोग एक सिस्टम परचेस करते हैं या लैपटॉप परचेस करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हमको अपने सिस्टम चॉइस करना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग डॉस वाले जो सर्वर है या डॉस वाले जो मशीन है भी हम लोग परचेस करते हैं, बट हम उसमें क्या करते हैं अपने हिसाब से जो एप्लीकेशंस या विंडोज अपने हिसाब से चूज करके इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो वैसे ही अमेजोन मशीन इमेज वही काम करता है कि जब भी बेसिकली हम लोग को लॉन्च करना है, तो फॉर एग्जांपल कि मुझे ये सर्वर पे यूबंटू चाहिए तो यूबंटू का आप ईमेल लगा दो, ये इंस्टेंस पे मुझे विंडोज़ का चाहिए तो विंडोज़ का ईमेल लगा दो। तो बेसिकली लैपटॉप टेम्पलेट बेसिकली प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती है, और इसमें हम अपने हिसाब से नेटवर्क को भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर में मुझे EC2 इंस्टेंस चलाना है। और ये फीचर्स हर अलग अलग इंस्टेंस में डिफरेंस AMI सब में मिलेगा आपको यहाँ पे। और लॉन्च परमिशन 1 और मोर EBS स्नैपशॉट, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे AMI से थ्रू कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन AMI लाइफ साइकिल। ओके, AMI लाइफ साइकिल क्या होता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, और ये टेक्निकली कोई अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द AMI लाइफ साइकिल, तो आपको यहाँ पे बेसिक है उसका क्या करना है कि आपको यहाँ पे AMI पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, स्नैपशॉट लेना है, रजिस्टर करना है, AMI को कॉपी करना है, EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है, उसको AMI को कॉपी करना है, फिर यहाँ से डीरजिस्टर करना है। तो ये सबसे, या तो फिर इसमें से आप कोई भी करो, या तो AMI आपको पहले 1 कॉपी करके यहाँ पे रख दो, या कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बट जैसे एक्चुअल सिनेरियो की यही सिनेरियो यहाँ पे यूज होता है कि कोई भी EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करो, यहाँ पे स्नैपशॉट लगाओ, रजिस्टर करो, AMI को रजिस्टर करो, लॉन्च करो, और उसको AMI को डिलीट करो। इस कॉल्ड इज AMI लाइफ साइकिल। हैंड्स ऑन भी करेंगे उसका, सुन के भी हैंड्स ऑन भी करेंगे। और EFS तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग उसका यहाँ पे थियरी करेंगे। तो व्हाट इज EFS? EFS नथिंग बट इलास्टिक फाइल सिस्टम है, और फुल्ली स्केलेबल है। और जब भी बाय डिफ़ॉल्ट अपने को कोई भी डेटा सेव, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 6 KB का आता है, वो स्केलेबल है। कितना भी इसको डेटा आप स्टोरेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, मतलब 10 GB, 50 GB, 100 GB, 150 GB, 1 TB। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली EFS चार्ज करता है। दिस इज कॉल्ड एज अ चार्जेबल सर्विस। अगर आपको बेसिक यूज़ करना है, तो मतलब किसी को नेटवर्क के थ्रू किसी को इंस्टेंस को डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए EFS बेस्ट है। और ये कहें मल्टीपल इंस्टेंस पे लाइक वी कैन से शेयर्ड फाइल, अगर अपने सिस्टम में अगर हम लोग नेटवर्क से थ्रू किसी को फाइल ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक सिस्टम को हम लोग शेयर कर देते हैं, और वो सिस्टम से IP से थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। वहाँ यहाँ पे ऐसा है कि EFS के थ्रू आपको जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना है, आप अलग अलग इंस्टेंस पे आप उसको कनेक्ट कर दो, और वो एग्जैक्टली जो आपने EFS पे डेटा स्टोर किया है एग्जैक्टली आपको वही इंस्टेंस पे आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाईली स्केलेबल है, परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा है, मतलब परफॉर्म वाइज 99.99% है उसका, और प्रोटोकॉल NFS प्रोटोकॉल पे काम करता है। और EFS एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है, वर्कलोड के लिए भी यूज़ होता है। अगर किसी का हाई लेवलिटी या ऑटोमेटिक स्केलिंग भी करना है, तो इसके लिए भी EFS आप यूज़ कर सकते हो। और व्हाट इज़ अ फाइल सिस्टम? तो बेसिकली फाइल सिस्टम क्या होता है कि अपने एक मेथड है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है उसको, और इसको ऑर्गेनाइज करता है बाय मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है। और सच्चे जैसे कि मैं बात करूँ कि हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, नेटवर्क स्टोरेज हो गया,
तो एक मेथड है जो इस तरह से उसको डेटा को स्ट्रक्चर करता है, स्ट्रक्चर वे में स्टोर करता है, और उन लोग इसको हम अपने हिसाब से फाइल को मैनेज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ये फाइल सिस्टम। और माउंट पॉइंट क्या होता है, तो ये मेरे पास सामने एक आर्किटेक्चर है। मेरे यहाँ पे वीपीसी, एक वीपीसी के अंदर मेरे 2 EC2 इंस्टेंस चल रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जोन में। यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा एक माउंट टारगेट है, ये माउंट टारगेट है, और यहाँ पे EFS है। तो बेसिकली यहाँ पे माउंट टारगेट क्या होता है, जैसे कि तो उसको हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे अपने इंस्टेंस पे, जैसे कि mkdir/EFS यहाँ एक क्रिएट करेंगे, उसको वही माउंट पॉइंट के अंदर जो भी डेटा है हम लोग उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो दिस कॉल्ड इज यहाँ पे बेसिकली EFS माउंट टारगेट बेस पे ही वर्क करता है, और शेयर्ड फाइल के थ्रू हम लोग जो भी फाइल सिस्टम जो भी इसके डेटा वगैरह शेयर करना है आपसे माउंट पॉइंट से थ्रू आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये EFS का रीजनल बेस्ड सर्विस भी है और वन जोन भी सर्विसेज है। यहाँ पे AWS से 2 ऑप्शन दिए अपने पास कि अपने को अगर रीजनल बेस्ड EFS डिप्लॉय करना है तो हम ऑलवेज रीजनल पे जाएंगे, बिकॉज ये बेटर एबिलिटी देता है और हाई थ्रूपुट देता है, और डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छे से आपको मतलब एवरी टाइम जब भी आपको फाइल सर्वर नेटवर्क फाइल ट्रांसफ़र करना है तो आप रीजनल बेस से ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वन जोन आपको ये उसके लिए वन जोन सूटेबल नहीं है, बिकॉज दिस इज हाई चार्जेस, और उसका कॉस्ट भी आपको लग जाता है क्योंकि वर्क करता है ओनली वन जोन पे। ठीक है, इसको लेटेंसी आपको सब कुछ सेम मिलेगा, बट जो कॉस्ट इफेक्टिव आपको यहाँ पे मिलेगा। फीचर्स क्या है उसका, जैसे कि मैंने बताया कि स्केलेबिलिटी है, शेयर फाइल ट्रांसफर करता है, फुल्ली मैनेज है, हाई लेबिलिटी है, इंक्रिप्शन भी उसको हम लोग देना है तो दे सकते हैं, बट उसके अलग से अकॉर्डिंगली चार्जेस। अभी हम दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें तो EBS वर्सेस EFS, तो बेसिकली EFS का जो वर्क है वो रैंडम यू कैन से लाइक डिपेंडेंसी है उस पर, कि जो भी इसके पास एप्लीकेशंस जो डेटाबेस है, जो भी हम लोग डेटा यूज़ करते हैं EBS से, वो उसके पास एक डिपेंडेंसी बन जाती है रीड और रिप्लाई करने की। यहाँ पे परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे तो अपने बेस पे हम लोग अपने अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर सकते हैं EFS पे। और बेसिकली EFS का जो प्राइमरी यूज़ है वो लॉन्ग लास्टिंग भी है और उसको हम क्विकली एक्सेसिबल भी कर सकते हैं। अगर हम EFS की बात करें तो EFS में हम ऑटोमेटिक स्केलिंग के लिए चाहिए तो गो फॉर EFS। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए तो EBS अच्छा है, अगर आपको स्केलिंग पर्पस के लिए चाहिए EFS बेस्ट है। और यहाँ पे ब्लॉक लेवल स्टोरेज पे काम करता है, ये शेयर फाइल बेस पे काम करता है, और ये इंडिविजुअल EC2 इंस्टेंस पे काम करता है, और ये मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पे काम करता है। तो ये इसके 3 इम्पोर्टेंस यूज केस थे उसके, जो इस तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट है। अगर कोई भी आपको पूछेगा कि इसमें EBS और EFS का ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि व्हाई नॉट यूज EBS और व्हाई नॉट EFS। तो EBS आपको रैंडमली आपको यहाँ पे यही बताना है कि ये अगर अपने को क्विकली एक्सेसिबल मतलब कोई भी डेटा को सडन यूज़ करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए मैं EBS यूज़ करूँगा। अगर मेरे को ऑटोमेटिकली स्केलिंग बेस पे जाना है या उसका, तो इसके हिसाब से मैं EFS सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करके आप इसको आंसर दे सकते हैं। यूज़ केस क्या है उसका, फंक्शनल रिपोजिटरी है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिग डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिसएंडरेज क्या है उसका कि EFS विंडोज़ इंस्टेंस पे काम नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता है वो, और ये रूट वॉल्यूम नहीं है।
ये जिसके दो यूज केस है ये अभी कोई भी आपको क्वेश्चन कर सकता है कि अगर मैं EFS मुझे विंडोज़ बेस पे यूज़ करना है तो आप इसको EFS विंडोज़ बेस के लिए इंस्टेंस के लिए यूज़ नहीं करेगा, और ये रूट वॉल्यूम के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते इसको। रूट वॉल्यूम बेसिकली जो भी जैसे कि कोई जैसे कि हम डायरेक्टली इंस्टेंस लेते हैं, ये में सिलेक्ट करते हैं और उसको चूज करते हैं रैंडमली, जैसे कि EBS कनेक्टर, ऐसे ही हम उसको EFS को एज ए बूट वॉल्यूम यूज़ नहीं कर सकते। ये EFS का डायग्राम है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज EFS। तो ये बेसिकली EFS का पूरा डायग्राम है कि माउंट टारगेट है, इंस्टेंस से विंडोज़ A, विंडोज़ B, ये मेरा EFS फाइल सिस्टम है। तो ये था EFS के ऊपर, अपने ऑलरेडी यहाँ पे हैंड्स-ऑन कर लिया है, तो हैंड्स-ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा मैंने वीडियो में पूरा सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें किस तरह से अटैच करना है, किस तरह से उसको डायरेक्टरी क्रिएट करना है, किस तरह से हम उसको माउंट पॉइंट क्रिएट करना है, किस तरह से अटैच करना है। हम लोग ने वो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी बात करेंगे Amazon FSx। FSx नथिंग बट लिनक्स के लिए भी इसको लस्टर भी बोल सकते हैं। लस्टर के लिए भी जो हाई अपलोडेड डेटा आता है AWS में, तो इसके लिए हम लस्टर यूज़ करेंगे, और ये FSx विंडोज़ के लिए भी हम उसको यूज़ करेंगे। और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि डेटा को डुप्लीकेशन करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और किसी को ऑटोमेटिक बैकअप के लिए चलना है, इंटीग्रेशन करना है किसी से कोई दूसरी सर्विसेज से, तो उसके लिए भी ये EFS अच्छा है, और ये लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, और ये चार्जेबल सर्विसेज है। तो मेक श्योर जब भी आप FSx क्रिएट करोगे लैब में, उसको डिलीट करना ना भूलिए, अदरवाइज आपको उसके बहुत हैवी चार्जेस लग सकते हैं। यूज केस क्या है? विंडोज़ फाइल सर्वर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ही सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, डेटा बैकअप है, बिग डेटा के लिए यूज़ करते हैं, विंडोज़ फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, कंटेंट डिलीवरी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो इसके लिए FSx यूज़ करते हैं। और उसके फुल्ली मतलब सिंपल और फुल्ली मैनेज भी है, फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है, हाईली अवेलेबल है, सिक्योर एंड कंप्लाइंस है, और इजी इंटीग्रेशन है। तो इसके 5 मेन फीचर्स है कि ये एक्चुअली EFS क्या है। Amazon सपोर्टेड क्लाइंट्स, तो कोई अगर आपको कोई आउटसाइड भी किसी को FSx रन करना है तो इसके लिए VMware क्लाउड एनवायरनमेंट है, वर्क स्पेस है, EC2 इंस्टेंस पे तो अपने ऑलरेडी कनेक्ट कर ही रहे। कंटेनर का अगर यूज़ करना है तो आप ये FSx को यूज़ कर सकते हो। ऐप स्ट्रीम चलाना है तो आप इसको भी FSx यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। और फीचर्स को ऑलरेडी मैंने बता दिया था। SMB प्रोटोकॉल पे काम करता है, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेशन होता है, और फुल्ली मैनेज सर्विस है। कंपेटिबिलिटी यहाँ पे विंडोज़ पे 100% कंपेटिबिलिटी आपको मिलेगी। परफॉर्मेंस वाइज अनबिलीवेबल, कि यहाँ पे बेस्ड ऑन द वर्कलोड पे डिपेंड होता है कि इसका परफॉर्मेंस क्या होगा। थ्रूपुट, हाई थ्रूपुट और IOPS वो भी EBS पे सेम ही काम करता है जो ये भी काम करता है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि वो इंस्टेंस होता है और ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है जो सब मिली सेकेंड्स लेटेंसी काउंट करता है इसके साथ। और रीडनेस में क्या होता है कि सिक्योर भी है, हाईली अवेलेबल भी है, कंप्लाइंट है, और ड्यूरेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। मतलब कभी अगर कोई एंटरप्राइज के लिए अगर जा रहे हो तो विंडोज़ बेस के लिए तो FSx बहुत अच्छा है। और ये इसके प्रोटोकॉल से किस तरह से FSx को यूज़ करना है, तो NTFS है, NetSMB है 2.0 एंड 3 और 3.1. DFS और एप्लीकेशन भी, नेम स्पेस भी है, नेट कम्प्लीट विंडोज़ के लिए बेस्ट है। इंटीग्रेशन AD के साथ उसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये लैब बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने लैब पर्पस के लिए हम इसको बाद में करें। ये था इसका फ्लेक्सिबल फाइल साइज, परफॉर्मेंस, हाई थ्रूपुट,
स्टोरेज मतलब ये जो बेस होता है एसएसडी बेस रहता है, जो भी हम लोग उसको स्टोरेज मतलब ये एसएसडी के साथ ही आता है, एडी के साथ इंटीग्रेशन करता है और हाई थ्रूपुट देता है, हाई परफॉर्मेंस है, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया ये। और हाईली एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंटिन्यूसली इसको जब भी कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं S3 बैकअप, S3 में, और मल्टीपल जोन पे भी सपोर्टेड है ये। कभी भी आपको मल्टीपल एबिलिटी जोन में करना है तो FSX उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये था आज के वीडियो में। अभी ये बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका, क्योंकि एक्चुअली ये लॉन्ग प्रैक्टिकल, इसलिए मैंने वो काउंट यहाँ पे ऐड नहीं किया है कि बहुत लेंदी इसकी प्रैक्टिकल, इसलिए मैंने वो काउंट नहीं किया कि इसको ये FSX में पहले तो FSX क्रिएट करने के लिए आपको डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड चार्जेबल बेसिस है, मतलब अगर उसको हम डिलीट भी करेंगे तो जल्दी डिलीट, लैब डिलीट भी होता नहीं है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है उसका। इंस्टेंस पे देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करना पड़ता है, फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, IDP यूज़ करना पड़ता है, प्रोटोकॉल वर्किंग, तो बहुत सारे उसके इतने सारे चेंजेस करने में, उसको बाद में फिर AWS एक्टिव डायरेक्टरी से भी उसको बाइंड करना पड़ता है, और तब जाके आपका ये FSX माउंट होगा विंडोज के साथ। तो इसका थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है, बट और उसको जब भी हम उसको यूज़ करेंगे DNS नेम के जरिए और शेड नेम के जरिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लस्टर की बात करूँ तो एज पर द जो EFS था अपना, वैसा ही यहाँ पे FSX है, सॉरी लस्टर है, जो बिग डेटा के लिए यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और किसी को एनालिसिस करना है वो भी इसके लिए FSX हाईली FSX बहुत अच्छा है। और मेंटेनेंस वाइज, सिंपली वाइज बहुत सिंपल है, स्केलिंग है, स्केलिंग फैसिलिटी भी इसमें ऑलरेडी दिया है, और उसको कोई भी AWS के पास कोई भी मतलब किसी का अगर इंटीग्रेशन करना है किसी और सर्विस के साथ, तो आप उसको इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और स्क्रैचेबल, इसके दो टाइप के यहाँ पे इसके स्टोरेज है, एक तो स्क्रैच है, एक परसिस्टेंट है। जो अगर आपको स्क्रैच पर्पस है तो उसके चार्जेस भी आपको अलग से क्या बोलते हैं, चार्जेस भी उसके अलग से आपको पे करना पड़ते हैं, और अकॉर्डिंग टू आपका खाली ओनली SSD है, SSD और SSD आपको यूज़ करना है, उसके भी अलग अलग चाहिए। दिस इज कॉल्ड ए फुल चार्जेबल सर्विस, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि आप वर्कलोड क्रिएट कर लो, इसके अकॉर्डिंगली आप वर्क बैलेंस कर दो, फिर इसको जो भी आपका एवरेज साइज आपको देना है उसको दो, और पैंट सिलेक्शन कर दो, आपका ये लस्टर क्रिएट हो। तो लस्टर भी क्रिएट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत लेंथी प्रोसेस है, हम उसको करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।